नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं। जी। खास तौर पर कुछ ऐसी धाराओं पर जो हमारी न्याय प्रणाली के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है, न्यायिक और आपराधिक अपराधों के दंड। उसी के कुछ अंशों पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं। आज का हमारा मकसद ये समझना है कि भाई, जब कोई अदालत में जानबूझकर झूठा दावा कर दे या धोखाधड़ी से कोई फैसला, कोई डिक्री ले ले, या मान लीजिए किसी पर झूठा इल्जाम लगा दे, जी। तो कानून की नजर में इसका क्या मतलब है, इसके क्या नतीजे होते हैं। हाँ। और वो भी देखेंगे कि अपराधियों को छुपाना या जुर्म दबाने के लिए रिश्वत लेना, इन सब पर कानून क्या कहता है। सोचिए जरा, कोई जानबूझकर सच को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के अदालत के सामने रखे, इसका असर कितना गहरा हो सकता है। बिल्कुल। और ये धाराएं सिर्फ सजा के लिए नहीं है, ये तो पूरे जस्टिस सिस्टम की ईमानदारी, उसकी अखंडता बनाए रखने के लिए एक तरह का कवच है। सही कहा। और इनका एक बड़ा मकसद लोगों को गलत इरादे से जो कानूनी कार्रवाई होती है उनसे बचाना भी है। अच्छा। तो आज हम देखेंगे कि कानून इन चीजों को कितनी गंभीरता से लेता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली धारा 246, ये अदालतों में झूठे दावों से जुड़ी है। जी। धारा 246 ये उस सिचुएशन के बारे में है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या तो धोखा देने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने, परेशान करने के इरादे से अदालत में ऐसा दावा पेश करे जिसके बारे में वो खुद जानता है कि भाई ये झूठा है। बिल्कुल। यहाँ ये शब्द जानबूझकर और झूठा जानना ये बहुत अहम है। ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है, ये सोची समझी चाल है। अच्छा, तो इंटेंशन बहुत जरूरी है यहाँ। जी हाँ, इरादा। और कानून इसे हल्के में नहीं लेता। सजा है 2 साल तक की कैद और साथ में जुर्माना भी। और जुर्माना भी दोनों। हाँ, यहाँ और लिखा है या नहीं, कैद और जुर्माना दोनों। ये दिखाता है कि कोर्ट की कार्यवाही में सच्चाई कितनी जरूरी मानी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी से मान लीजिए अनजाने में कोई गलती हो गई, कोई गलत दस्तावेज पेश हो गया, तो उस पर यह धारा नहीं लगेगी। सामान्य तौर पर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए जानबूझकर और झूठा जानना ये साबित करना होगा। अच्छा। अनजाने में हुई गलती के लिए शायद दूसरे कानून हो, पर धारा 246 का निशाना सीधे सीधे बेईमानी और गलत इरादे पर है। समझ गया। ठीक है, अब झूठे दावों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। धोखाधड़ी से अदालती आदेश या डिक्री लेना। हाँ, ये है धारा 247। धारा 247। हाँ। तो इसमें वो मामले आते हैं जब कोई धोखे से किसी ऐसे इंसान के खिलाफ डिक्री ले ले जिससे असल में कोई पैसा लेना बनता ही नहीं था। जी। या जितना बनता था उससे ज्यादा का आदेश ले लिया, या फिर ऐसी कोई जमीन जायदाद के लिए जिस पर उसका हक ही नहीं था। बिल्कुल। और इसमें एक और बात भी है। क्या? मान लीजिए कोई डिक्री पूरी हो चुकी है, पैसे वगैरह का लेन देन हो गया, मामला खत्म। हाँ। उसके बाद भी कोई धोखे से उसे फिर से लागू करवाने की कोशिश करे। अरे, ये तो सीधे सीधे कानून का मजाक बनाना हुआ। बिल्कुल। ये कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है। सोचिए उस बेचारे पर क्या बीतेगी जिसके खिलाफ ऐसा फर्जी आदेश निकलवा लिया गया हो। हाँ, सही बात है। कितनी परेशानी, पैसे का नुकसान, मानसिक तनाव। अब यहाँ सजा में एक दिलचस्प मोड़ है। अच्छा, क्या? जो इसे धारा 246 से थोड़ा अलग बनाता है। धारा 247 के तहत सजा है 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। ओहो, या आ गया। धारा 246 में तो और था, दोनों तय थे। जी हाँ, यहाँ या का विकल्प है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कोर्ट के पास ज्यादा ऑप्शंस है। हाँ, इसका मतलब यह है कि जज साहब मामले की गंभीरता और बाकी हालात को देखकर सजा तय करने में थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। वो चाहें तो सिर्फ कैद दें या सिर्फ जुर्माना लगाएं या फिर दोनों। शायद ये इसलिए है क्योंकि धोखाधड़ी के मामलों में परिस्थितियां बहुत अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है। और ये लचीलापन शायद ज्यादा न्यायसंगत सजा देने में मदद करता है। ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब आते हैं धारा 248 पर। ये सुनने में काफी गंभीर लगती है। जी हाँ, ये गंभीर है। झूठे आरोप लगाना और किसी के खिलाफ गलत क्रिमिनल केस शुरू करवा देना। बिल्कुल। यानी कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर उस पर कोई झूठा क्रिमिनल चार्ज लगा दे या केस शुरू करवा दे, जबकि उसे पता है कि ऐसा करने का कोई जायज, कोई कानूनी आधार है ही नहीं। हाँ, ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ये किसी की इज्जत, उसकी आजादी, उसके भविष्य पर सीधा हमला है। सही। और कानून भी इसे उतनी ही गंभीरता से लेता है। यहाँ सजा इस बात पर निर्भर करती है कि झूठा आरोप कितना संगीन है। इसके 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से? अच्छा, बताइए। पहला, सामान्य झूठे आरोप के लिए
मतलब कोई भी ऐसा झूठा इल्जाम जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। हाँ। सजा 5 साल तक की कैद हो सकती है, या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों। 2 लाख? ये जुर्माना तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, ये रकम अपने आप में बताती है कि कानून इसे कितना गंभीर मानता है। हाँ। ये एक तरह से रोकने का काम कर सकती है, मतलब डिटरेंट। हाँ बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा? दूसरा, अगर झूठा आरोप किसी बहुत ही संगीन जुर्म का है, जैसे ऐसा जुर्म जिसकी सजा मौत हो, या उम्र कैद, या फिर 10 साल या उससे ज्यादा की कैद हो, ओहो, तो फिर सजा बहुत ज्यादा कड़ी हो जाती है। ऐसे में झूठा आरोप लगाने वाले को 10 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा। और जुर्माना फिर से? और जी हाँ, यहाँ फिर और है, मतलब जुर्माना लगेगा ही लगेगा कैद के साथ। बाप रे, 10 साल तक की सजा! ये तो वाकई दिखाता है कि किसी पर इतना गंभीर झूठा इल्जाम लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ कानूनी सजा नहीं, ये तो किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये धारा निर्दोष लोगों को, मतलब जो गलत इरादे से मुकदमे किए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनके कहर से बचाने के लिए एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। हाँ। ये न्याय प्रणाली के गलत इस्तेमाल को रोकने का एक शक्तिशाली तरीका है। झूठे आरोपों की बात हमें एक और मिलते जुलते मुद्दे पर ले जाती है, वो है अपराधियों को बचाने की कोशिश करना। हाँ, धारा 249। ये उन लोगों के बारे में है जो किसी ऐसे व्यक्ति को पनाह देते हैं या छिपाते हैं जिसके बारे में वो जानते हैं या उनके पास मानने का कारण है कि भाई आदमी अपराधी है, और ऐसा क्यों करते हैं? उसे कानूनी सजा से बचाने के इरादे से। जी, इसे आम भाषा में अपराधी को शरण देना या कानूनी भाषा में हार्बरिंग कहते हैं। हार्बरिंग। हाँ, यहाँ कानून फिर से अपराध की गंभीरता के हिसाब से सजा तय करता है, लेकिन इस बार उस मूल अपराध की गंभीरता के आधार पर जिसके लिए अपराधी को छिपाया जा रहा है। अच्छा, मतलब जिस जुर्म के लिए उसे छिपा रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। जी हाँ, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। बताइए। क, अगर मूल अपराध की सजा मौत है, मतलब जिसे छिपाया है उसने ऐसा जुर्म किया है जिसकी सजा मौत है, ठीक, तो पनाह देने वाले को 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। 5 साल, ठीक है। ख, अगर मूल अपराध की सजा उम्र कैद या 10 साल तक की कैद है, तो पनाह देने वाले को 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। 3 साल। जी। और ग, अगर मूल अपराध की सजा 1 साल से ज्यादा लेकिन 10 साल से कम की कैद है, मतलब कम गंभीर अपराध। हाँ, तुलनात्मक रूप से, तो पनाह देने वाले को उस मूल अपराध के लिए जो अधिकतम कैद तय है उसका 1/4 हिस्सा। 1/4? हाँ, 1/4 हिस्से तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये एक तरह से मतलब प्रोपोर्शनल सजा है, जैसा मूल अपराध वैसी पनाह देने की सजा। इसमें एक स्पष्टीकरण और एक अपवाद का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, स्पष्टीकरण ये कहता है कि इस धारा के लिए अपराध शब्द में भारत के बाहर किए गए कुछ गंभीर काम भी शामिल होंगे। अच्छा। अगर वो भारत में किए जाते तो सजा के लायक होते। इससे कानून का दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। और अपवाद काफी दिलचस्प है। ये धारा तब लागू नहीं होती जब अपराधी को पनाह देने वाला व्यक्ति उसका पति या पत्नी हो, स्पाउस। अरे, ये तो बड़ी छूट है। हाँ, शायद ये पारिवारिक रिश्तों की जो जटिलताएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है, शायद उससे और साफ हो जाए। जी, बताइए। जैसे क जानता है कि ख ने डकैती की है और डकैती की सजा उम्र कैद तक हो सकती है। तो क जानबूझकर ख को कानूनी सजा से बचाने के लिए छिपाता है। तो क्योंकि ख का अपराध खंड ख में आता है, यानी उम्र कैद या 10 साल तक की कैद वाला मामला, जी, तो क को 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। बिल्कुल। ये उदाहरण कानून को असल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये समझने में मदद करते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, अब हम अपने इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। धारा 250। धारा 250 ये उस स्थिति से निपटती है जहां कोई व्यक्ति अपराध को छिपाने या अपराधी को बचाने के बदले में कोई फायदा या रिश्वत लेता है। ये तो सीधे सीधे न्याय को बेचने जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये धारा उस व्यक्ति पर लागू होती है जो अपने लिए या किसी और के लिए कोई परितोषण, हाँ, मतलब किसी भी किस्म का फायदा, पैसा हो या कुछ और, वो लेता है या लेने की कोशिश करता है या लेने के लिए राजी होता है। अच्छा। और ये सब किस लिए? या तो किसी जुर्म को छिपाने के लिए या किसी अपराधी को
कानूनी सजा से बचाने के लिए या फिर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने के बदले में। बाप रे। ये न्याय की प्रक्रिया में सीधे तौर पर भ्रष्टाचार मतलब करप्शन का मामला है। तो यहाँ सजा किसे तय होती है? क्या ये भी धारा 249 की तरह वो जो मूल अपराध है उसकी गंभीरता पर निर्भर करती है? हाँ बिल्कुल। और क्या यहाँ कोई चौंकाने वाली बात है? हाँ, यहाँ भी सजा उसी अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है जिसे छिपाया जा रहा है। ढांचा धारा 249 जैसा ही है, पर सजा की मियाद में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा, क्या अंतर है? जो शायद सबसे चौंकाने वाला पहलू है। देखिए, हाँ, अगर छिपाया जा रहा अपराध मौत की सजा वाला है तो रिश्वत लेने वाले को 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। 7 साल? एक मिनट, धारा 249 में इसी स्थिति में पनाह देने पर तो 5 साल थी। बिल्कुल, यही अंतर है। पनाह देने पर 5 साल, रिश्वत लेने पर 7 साल। वाह। अगर छिपाया जा रहा अपराध उम्र कैद या 10 साल तक की कैद वाला है तो 3 साल तक की कैद और जुर्माना। ये धारा 249 ख के बराबर है। अच्छा, ये बराबर है। हाँ, और ग अगर छिपाया जा रहा अपराध 10 साल से कम की कैद वाला है तो मूल अपराध की अधिकतम कैद के 1/4 तक की कैद या जुर्माना या दोनों। ये भी धारा 249 ग के बराबर है। तो फर्क सिर्फ उस सबसे गंभीर वाले मामले में, मौत की सजा वाले अपराध को छिपाने में। जी हाँ। रिश्वत लेने पर सजा 7 साल, सिर्फ पनाह देने 5 साल से ज्यादा है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल, ये तुलना बहुत कुछ कहती है। क्या कहती है? कानून शायद अपराध छिपाने के लिए सक्रिय रूप से फायदा उठाना यानी रिश्वत लेना, इसको सिर्फ निष्क्रिय रूप से पनाह देने की तुलना में कुछ मामलों में ज्यादा गंभीर मानता है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि रिश्वतखोरी न्याय प्रणाली के दिल में मतलब उसके कोर में भ्रष्टाचार का बीज बोती है और उसके भरोसे को ज्यादा सीधी चोट पहुंचाती है। ये दिखाता है कि कानून न्याय प्रक्रिया में किसी भी तरह के पैसे के लेन देन को कितनी सख्ती से रोकना चाहता है। ये बात तो सही है। तो हमने धारा 246 से 250 तक का ये सफर मतलब पूरा किया जी। इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कानून झूठे दावे, धोखाधड़ी वाले अदालती आदेश, झूठे आपराधिक इल्जाम, अपराधियों को पनाह देना और फिर जुर्म छिपाने के लिए रिश्वत लेना, इन सबको कितनी गंभीरता से लेता है। हाँ, हर एक के लिए अलग अलग लेकिन काफी महत्वपूर्ण सजाएं तय है और ये सजाएं अक्सर अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता से जुड़ी होती हैं। एकदम सही। ये धाराएं सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, ये समाज को एक साफ संदेश देती हैं कि भाई न्याय प्रणाली की पवित्रता, उसकी सच्चाई, उसकी निष्पक्षता, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल, इनका एक बड़ा लक्ष्य है न्याय की प्रक्रिया को गलत इस्तेमाल से बचाना और ये पक्का करना कि कानून का डर बना रहे ताकि लोग ऐसे गलत कामों से दूर रहें। हाँ। और साथ ही जैसा हमने पहले भी कहा, निर्दोष लोगों को झूठे और परेशान करने वाले मुकदमों से बचाना भी इनका एक बहुत अहम मकसद है। ये तो बिल्कुल सही है। कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की नींव रखना भी होता है।